अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश मीडियम फर्स्ट ईयर के लॉन्ग आंसर्स देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमारा इसके ऊपर फर्स्ट पार्ट आ गया है, जिसके अंदर हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सप्लेन कर दिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कोलिजन्स से स्टार्ट करेंगे और कोलिजन्स के बारे में सीखेंगे। बड़ा ही आसान सा आंसर है, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मगर इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम आप सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत शुक्रिया कि अब हमारी पूरी फैमिली 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की हो गई है। बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे थे कि इसके बाद हमारा यूट्यूब को लेके क्या प्लान है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारे लाइव क्लासेस होने वाले हैं अब यूट्यूब के ऊपर, और उन लाइव क्लासेस के बारे में आपको हम जल्दी अपडेट कर देंगे। अगर आप उन लाइव क्लासेस को अटेंड करोगे तो आप अपने उसमें डाउट्स भी पूछ सकते हो, और अपने डाउट्स को लाइव क्लासेस के दौरान ही, लेक्चर के दौरान ही अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग एक डिजिटल बोर्ड का इंतज़ाम करने वाले हैं इंशाल्लाह, जिसके ज़रिए आप लोगों को जो है बहुत अच्छा व्यू मिलेगा समझने का। कई बार ऐसा होता है कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन जो है थोड़े से एनिमेशंस की डिमांड करते हैं, और हम लोग वो एनिमेशंस इस मार्कर वाले बोर्ड से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है डिजिटल बोर्ड के ज़रिए फ़िज़िक्स को और अच्छा समझने की कोशिश करेंगे। कोलिजन क्या है? Collision is a strong interaction between two bodies in a very short interval of time which involves exchange of their momenta। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कुछ भी नहीं भाई। कोलिजन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि टक्कर होता है। क्या होता है? टक्कर। टक्कर मालूम ना, दो कार दो गाड़ियाँ ठप बोल लगते, देखो टक्कर मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बहुत तेज़ी से मिल जाना, स्ट्रांगली इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम वक्त के लिए। जब टक्कर होती ना, तो जब दो गाड़ियाँ मिलते ना तो बहुत देर के वास्ते नहीं मिलते, बहुत कम टाइम के लिए 2 सेकंड में आते, जिप बोल के लग के हट जाते। टक्कर इसी को बोलते ना। अगर एक गाड़ी ऐसी आ रही है, एक गाड़ी ऐसी आ रही है, आहिस्ता से मिल रहे, इसको टक्कर थोड़ी बोलते। टक्कर का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होना, वो भी बहुत कम टाइम में होना, इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो टक्कर से होता क्या अपने को मालूम है? टक्कर से दो चीज़ें होते, या तो वो दो गाड़ियों के मासेस बदल जाते, कुछ टुटफुट हो जाता, या तो उन दोनों के वेलोसिटीज़ बदल जाते। अगर एक गाड़ी ऐसे जा रही, पीछे वाला आके मार दिया, तो अगर इन्हें 10 की स्पीड से जा रहा था तो इन्हें आके मारने के बाद अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती? 20-30 कुछ तो भी हो जाती, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाती। मतलब ये है कि या तो मास बदलेगा बच्चों, या तो वेलोसिटी बदलेंगी, या तो मास बदलेगा या तो वेलोसिटी बदलेंगी। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक्सप्लेन में। तो मोमेंटम बदल जाता जब दो गाड़ियां टकराते बच्चों, तो उनका क्या बदल जाता? मोमेंटम। तो इसलिए लिखे हुआ है विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ देयर मोमेंटा। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी बड़ी थी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा, क्या एक्सचेंज हो रहा? मोमेंटा। सर मोमेंटा क्या रहता? मोमेंटा मोमेंटम का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। दोनों की बात करें ना तो मोमेंटम मोमेंटम बोलते, मोमेंटा बोल देते। फिर से देखिए, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ देयर मोमेंटा। बच्चों कोलिजन्स को लोग क्या करते? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते। वैसे तो डिवाइड करने के अलग अलग तरीक़े हैं। डायमेंशंस के हिसाब से डिवाइड करते और कंजर्वेशन के हिसाब से डिवाइड करते। डायमेंशंस के हिसाब से 1 डायमेंशनल कोलिजन और 2 डायमेंशनल कोलिजन बोल के बोलते, यानी कि उसको हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन में डिवाइड करते। और कंजर्वेशन के हिसाब से इलास्टिक और इन इलास्टिक बोलते। हम लोग क्योंकि बोर्ड्स का पढ़ रहे तो हम लोग सिर्फ इलास्टिक और इन इलास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम लोग कोलिजन को डिवाइड कर रहे डिपेंडिंग अपॉन कंजर्वेशन, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ कंजर्व है उसके हिसाब से। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब रहता बच्चों, इसमें 2 लोग कंजर्व रहते। कंजर्व का मतलब मालूम है आपको? कंजर्व का मतलब वो चीज़ नहीं बदलना। कौन कौन कंजर्व रहते? एक तो मोमेंटम, ठीक है बच्चों, एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन मतलब अ कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है कि टक्कर होने से पहले पूरे सिस्टम का, सिस्टम मतलब 2 बॉडीज को मिला के बोलते बच्चों, टक्कर होने से पहले पूरे सिस्टम का जितना मोमेंटम था, किसी एक का नहीं बोल रहा मैं क्योंकि एक्सचेंज तो होता, मगर पूरा मिला के मोमेंटम जितना भी है टक्कर होने से पहले, टक्कर होने के बाद भी टोटल मोमेंटम सेम रहना। सर आप तो बोले थे मोमेंटम एक्सचेंज होता,
मैं बोल रहा हूँ एक्सचेंज होता, ख़त्म नहीं होता बोला मैं। अगर यहाँ से 2 कम हुआ तो यहाँ पर 2 बढ़ गया। अगर मान लो इसका पहले वैल्यू थी मोमेंटम की कुछ तो भी 10, इसके मोमेंटम की वैल्यू थी 15, 2 का मिला के कितना होगा बच्चों 25। मगर जब टक्कर हुई तो मान लो अब इसका हो गया कुछ तो भी हो गया 24 और इसका हो गया खाली 1, तो दोनों का मिला के कितना हो गया 25। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक्सचेंज हुआ मगर कंजर्व है टोटल सिस्टम के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। सवाल यह आता है कि क्यों मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही क्यों रहना, क्यों मोमेंटम कंजर्व होता भी? तो मोमेंटम इसलिए कंजर्व होता बच्चों क्योंकि अगर आपको मालूम है न्यूटन से सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू dp/dt बोल के है, ठीक है। और ये F असल में एक्सटर्नल फोर्स रहता, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी सिस्टम के ऊपर अपन बाहर से फोर्स लगाए नहीं, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द सिस्टम, अगर F एक्सटर्नल 0 है बच्चों तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपको dp/dt। आप dt को उधर भेजोगे तो आपको आ जाएगा dp इक्वल टू 0, क्योंकि dt इधर जाके क्या हो जाता 0 हो जाता। तो dp इक्वल टू 0 मतलब चेंज, d का मतलब चेंज रहता है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू 0 मतलब चेंज कैसा मालूम करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते, इक्वल टू 0 मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम पहले जितना था इनिशियली फाइनली भी उतना ही है। मगर ये कब हुआ, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या थी 0। तो गौर करके देखो, जब 2 बॉडीज टकराते ना बच्चों, जब 2 बॉडीज की टक्कर होती तो वो 2 बॉडीज की टक्कर में कोई तीसरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं रहती। अगर अपन ये 2 बॉडीज को एक सिस्टम मान लिए, मतलब पूरी दुनिया से अलग कर दो इन दोनों को, तो ये दोनों की टक्कर में कोई तीसरा बंदा बाहर से इन्वॉल्व है क्या, नहीं है। इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। इसीलिए इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्योंकि टक्कर जो हुई उसमें कोई तीसरा बंदा नहीं था। अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए कंजर्व है क्योंकि जब 2 बॉल्स एक दूसरे से टकराते, मैं बॉल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इमेजिन करो 2 क्रिकेट बॉल्स है, उनको आप क्या करें छोड़े एक के पीछे एक, वो जाके जब एक दूसरे से टकराते ना तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कहीं पर भी शेप को चेंज करने में वेस्ट नहीं होती। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, अच्छा सुनिए, अगर कहीं पर शेप चेंज हो गया, कोई कोलिजन के बाद क्या चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, तो शेप को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी कहाँ से आती, काइनेटिक एनर्जी से आती, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा अगर शेप को चेंज करने में वेस्ट हो गया, ठीक है, शेप को चेंज करने में वेस्ट हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं हो सकती। मतलब मैं आपको शॉर्टकट ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 2 बॉडीज़ के बीच में कोलिजन हुआ मगर वो कोलिजन की वजह से उनका शेप चेंज नहीं हुआ, तो समझ जाओ कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। शुरुआत में जितनी काइनेटिक एनर्जी थी बाद में भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियली जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी फाइनली भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि हम लोगों ने शेप को चेंज करने में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं की है। तो इलास्टिक कोलिजन मतलब ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम कंजर्व हो, मतलब बाहर से कोई फोर्स ना हो। और दूसरा, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में 2 भी बॉडीज़ का शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है। और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे, बट क्योंकि बोर्ड्स वाला बात है इसीलिए इतना काफ़ी है। इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में सुनिए। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन मतलब इसके अंदर भी मोमेंटम कंजर्व रहता। क्यों सर, इन इलास्टिक में मोमेंटम क्यों कंजर्व रहता, क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने कोई बाहर से फोर्स नहीं दी है। मगर इन इलास्टिक में एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि शेप चेंज हो जाता। अगर शेप चेंज हो गया तो मैं आपको बोला था काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो इसीलिए इन इलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन इन विच ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इसमें सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। आपको मैं मिसाल के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं, तो आप लोग इसको सोच के बोलो कि वो कौन से है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अगर हम लोग एक क्रिकेट बॉल को एक प्लास्टिक बॉल से, प्लास्टिक वाला बॉल रहता ना, एक रबर वाला बॉल एक प्लास्टिक वाला बॉल, अगर दोनों एक दूसरे से टक्कर करे तो वो कोलिजन कौन सा है, सोच के बोलिए, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। दूसरा, गाँव में क्या करते हैं ना हम लोग, वो गोबर लेके जो है
ठीक है, गोबर लेके दीवारों के ऊपर लगाते, ठीक है, मारते, वो कोलिजन कौन सा है सोचिए, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। और जनरली जब दो गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराते, मान लो दो कार एक दूसरे से टकरा के एकदम बोलते नहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो वो बड़े एक्सीडेंट कौन से है, कोलिजन में इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, आप वो भी सोचिए। और इसके अलावा भी 1000 एग्जांपल्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप हर एग्जांपल के दिमाग में लेके आके, जहाँ पर भी इंटरैक्शन हो रहा वो इंटरैक्शन को अपने जहन में लेके आके देखो कि क्या बाहर से कोई फोर्स इन्वॉल्व है, अगर नहीं है तो वो मोमेंटम कंजर्व रहता, और अगर शेप चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसमें कंजर्व होती है। आप अगर अपने क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज कोलिजन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोलिजन, और उसके बाद लिखा हुआ है एक्सप्लेन या फिर डेवलप द थ्योरी फॉर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। हमारा मेन फोकस वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन पे है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स रहता है, बहुत सारे बच्चे इस मैथमेटिक्स से डरते, बट हद से ज़्यादा ईजी है ये। देखिए मान लीजिए दो बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों का शेप हम अलग अलग लिए, तो लाजिम बात है दोनों का मास भी अलग अलग होगा। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। टक्कर होने से पहले ये बॉक्स या फिर ये बॉल जो है जा रहा था विथ वेलोसिटी u1, और टक्कर होने से पहले ये मास जा रहा था, सेकंड वाला मास जा रहा था विथ वेलोसिटी u2। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट अस कंसिडर वी हैव टू बॉल्स हैविंग अ मास ऑफ m1 एंड m2 एंड बिफोर कोलिजन दे आर मूविंग विथ वेलोसिटीज u1 एंड u2। थोड़ी देर के बाद u1 ज़्यादा था, ठीक है, u1 क्या था बच्चों, ज़्यादा था किससे, u2 से, तो इसकी वजह से हो गया ये कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हो गया। ये मास m1 है बच्चों और ये मास आपका m2 है, थोड़ा छोटा उतर गया, इसको हम थोड़ा सा अच्छा बना देंगे, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा बना के सर और अच्छा बनाते बोल के सर और बुरा बना दिए, मालूम है डायग्राम उतने अच्छे नहीं आते, आप एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये मास m1 हो गया, ये मास m2 हो गया, मगर टक्कर के बाद जैसा आप जानते हो इलास्टिक कोलिजन में शेप चेंज नहीं होता है। अगर शेप चेंज नहीं होता है तो मास भी चेंज नहीं रहता, मास भी जैसा का वैसी रहता, ठीक है। तो मास इसका m1 ही है, इसका मास भी m2 ही है, बट चेंज क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों v2, ठीक है। तो v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडीज आफ्टर कोलिजन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब दोनों टक्कर हो गया, ये पूरा हमारे पास थ्योरी है। अब प्रॉब्लम यह है बच्चों कि टक्कर होने से पहले दोनों की वेलोसिटी क्या है अपने को मालूम रहती, दोनों के मासेस क्या है अपने को मालूम रहते। अपने को एक बात जो नहीं मालूम रहती वो ये रहती कि टक्कर होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती। मतलब हमको नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम, हमको v1 नहीं मालूम है, और क्या नहीं मालूम है हमको, v2 नहीं मालूम है। सर m1 m2, अरे वो तो बदलिस नहीं ना, पहले भी m1 m2 थे, अभी भी m1 m2 है, तो मास इसमें तो कुछ फ़र्क आया नहीं। फ़र्क किस में आया, वेलोसिटीज़ में। तो वेलोसिटीज़ पे हमारा टारगेट है। तो कैसा निकालेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल है। इलास्टिक कोलिजन है क्या ये, हाँ सर इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन कंजर्व होते, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। हाँ तो ठीक है, पहले इसका मोमेंटम लिखिए आप। मोमेंटम कैसा मालूम करते बच्चों, आपको आइडिया होगा शायद। मोमेंटम p इज़ नथिंग बट m इंटू वी, हाँ सर पता है। तो m इंटू वी मतलब इसका मोमेंटम आ जाएगा m1 u1, और इसका मोमेंटम आएगा m2 u2, ठीक है बच्चों। और इसका टक्कर के बाद वाली बात करूं मैं, इसका मोमेंटम आ जाएगा m1 v1, इसका मोमेंटम आएगा m2 v2। मतलब करना क्या है, खाली मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बीच में प्लस डाल दूं तो इसका मतलब ये रहता है कि ये पहली बॉडी का मोमेंटम, ये दूसरी बॉडी का मोमेंटम, दोनों को ऐड करें तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। और ये किसका मोमेंटम है, फर्स्ट बॉडी का आफ्टर कोलिजन। ये किसका मोमेंटम है, सेकंड बॉडी का आफ्टर कोलिजन। दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। बट इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या था, मोमेंटम शुड कंजर्व, total momentum before collision must be equals to total momentum after collision, so this two must be equal, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमको आ गई। अब इसी तरह से जैसा हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करें, हम लोग यहाँ पर क्या करें बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करें, COM, ठीक है। COM बोल तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, अरे नहीं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा आप जानते हो कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व
होती है, किसके अंदर, इलास्टिक के अंदर। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ सर ये पता है हमारे को, तो फिर यहाँ पर लिख दीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि मास वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ पर भी लिखिए हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर आपको कोई बोले कि ये कोलिजन इलास्टिक है, इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ सिस्टम मस्ट बी सेम। तो ये हमारे दो इक्वेशन आ गई। अभी अगर किसी को दो इक्वेशन समझ में आ गए तो इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। तो पहले क्या करना है हमको, पहले ना m1 वालों को एक जगह करना है, ठीक है। तो m1 वालों को हम कैसे एक जगह करेंगे, ये m1 वाले को इधर लेकर आइए। तो ऑलरेडी पहले से क्या है m1 u1 है, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1, क्योंकि प्लस वाली चीज़ इधर आके माइनस होती है, इक्वल टू यहाँ पर कौन है बच्चों m2 v2, हाँ m2 v2 तो है, ये प्लस m2 u2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस m2 u2। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पहले m2 u2 लिखना है कि m2 v2 लिखना बोल के। तो बड़ा शॉर्टकट सुनिए आप लोग, किसी भी सिंबल का साइन, मतलब किसी भी सिंबल यानी कि x y z कुछ भी रहने दो, उसका साइन मतलब उन्हें प्लस में है कि माइनस में है, वो कहाँ रहता मालूम, उसके लेफ्ट साइड में रहता। कौन सा साइड में रहता, लेफ्ट साइड में। अगर कुछ भी नहीं रहे तो प्लस, और अगर यहाँ पर माइनस डाला तो इसका मतलब ये है कि माइनस एक्स। और अगर मैं ऐसे डालूँ एक्स के बाद माइनस डालूँ तो इसको माइनस एक्स नहीं बोलते हम लोग, इसको माइनस एक्स बोलते हैं। तो सिंबल कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड में। तो जब आप m2 u2 को उधर भेज रहे हो, जब आप m2 u2 को उधर भेज रहे हो तो m2 u2 माइनस में आ जाना चाहिए। तो अगर आप ऐसे लिख दोगे, कैसे लिख दोगे, m2 u2 माइनस m2 v2 लिख दोगे एग्जाम्पल, तो माइनस में कौन आ गया, m2 v2, v2 माइनस में नहीं आना चाहिए, u2 माइनस में आना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करें, जब इसको उधर भेजें तो इसको बाद में लिखिए और m2 v2 को हम लोग पहले लिखिए, ताकि माइनस इसी के साथ रहे। ये बड़ा बेसिक सा डाउट है, बहुत सारे बच्चे जो है प्लस माइनस में गड़बड़ कर दे के पूरे आंसर को जो है ख़राब कर दे के आ जाते हैं। तो बहरहाल इसके बाद देखिए आप, इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, m1 वालों को एक जगह करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर, और इसको इधर हम लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू, और इन्हें पहले का जैसे का वैसा रहेगा m2 v2 का स्क्वायर, और ये प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से m1 कॉमन ले सकते हो। हाँ सर ये इक्वेशन से हम m1 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप m1 को कॉमन ले लोगे तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा u1 माइनस v1। हाँ सर, और यहाँ पर आप m2 कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पर बच गया v2 माइनस u2। ठीक हो गया। इस इक्वेशन में आप क्या कॉमन ले सकते हो सर, इस इक्वेशन में हम लोग हाफ और m1 दो भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हाफ m1 है और यहाँ पर भी हाफ m1 है। कॉमन का मतलब उसको एक मरतबा लिख देते, और जो बच गया, अगर यहाँ से हाफ m1 चला गया तो कौन बच गया, u1 का स्क्वायर, तो इसीलिए u1 का स्क्वायर डाल दिए। यहाँ पर माइनस रह गया, हाँ तो माइनस हाफ m1 तो बाहर निकाल दिया अपन, तो क्या बच गया v1 का स्क्वायर, हाँ डाल दिए सर। और यहाँ पर क्या आ जाता हाफ m2, और क्या बच गया भाई m2, और क्या बच गया v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। मैं सही नहीं समझता इक्वेशनों को नंबर डाल के सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट से देखिए बात समझ में आ जाएगी। बहरहाल हाफ और हाफ दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन में है तो उनको हम कैंसिल कर सकते। इसके बाद हम ये करेंगे बच्चों कि इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको बताते हैं हम आपको। अभी भाई हमारे को दो इक्वेशन आ गए थे थोड़ी देर पहले, अभी हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने से हो जाएगा ये कि ये m1 और ये m1 कैंसिल हो जाएगा, ये m2 और ये m2 कैंसिल हो जाएगा। जब डिवाइड करते हैं तो दो इक्वेशनों का इक्वल एक ही इक्वल बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले को अगर आप गौर से देखो तो आपको दिखेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के फॉर्मूले में है। अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने बेसिक्स में पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आ जाएगा
u1 माइनस वी1 इंटू u1 प्लस वी1, ठीक है। मतलब a की जगह पे u1 है और b की जगह पे v1 है, इसीलिए तो इसको हम एक्सपैंड करें तो हमको ये आ गया। और नीचे कौन है भाई, नीचे प्रोडक्ट में है u1 माइनस v1, और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 बाई v2 माइनस u2। ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट वाली चीज़ मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया भाई, हमको मिल गया u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। हाँ सर बराबर है। अब मेरी एक बात सुनिए, आप इस u2 को इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा u1 प्लस वाला u2 इधर आके हो जाएगा माइनस u2, और ये v2 उधर जाके, ये v1 प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस v1। अच्छा मेरी बात सुनो आप लोग, मान लो कि गाड़ी जा रही थी 50 की स्पीड में, ये वाली गाड़ी आ रही 70 की स्पीड में, ये 50 ये 70। तो आप मुझे बोलो कि सेकंड वाली गाड़ी या पीछे वाली गाड़ी सामने वाली गाड़ी को कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही। आप बोलोगे सर 20, क्योंकि 70 तो है, इसकी 70 है, बट क्योंकि इसकी खुद की भी वेलोसिटी भी 50 है ना, तो अप्रोच कितने से कर रही। तो आप बोलोगे सर 20, क्योंकि आपने क्या किया है, 70 माइनस 50 किया है। 70 माइनस 50 विल गिव यू व्हाट, 20। तो आपने क्या किया है, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। u1 माइनस u2 को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कितनी वेलोसिटी से वो दूसरी बॉडी को अप्रोच कर रहा है। पहली बॉडी दूसरी बॉडी को कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है। और जब टक्कर हो गई तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी 70 हो गई और इसकी वेलोसिटी 50 हो गई, इसकी 70 हो गई और इसकी 50 हो गई, तो कितनी वेलोसिटी से ना सेपरेट हो जा रहे। तो आप बोलोगे सर 20। तो आपने क्या किया है, आपने वो सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी को माइनस किया है फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी से, तो आपको मालूम पड़ गया क्यों ना कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे। तो इसीलिए हम लोग v2 माइनस v1 को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में, सिर्फ वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये हमको आ गया। मगर सर हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था v1 और v2 को मालूम करना। तो करेंगे हम लोग, कैसे मालूम करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन थी बच्चा। सबसे पहले हम लोगों ने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इक्वेशन लाई थी, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। हम लोग ये इक्वेशंस को यूज करते हुए v1 और v2 मालूम कर सकते हैं, मगर एक प्रॉब्लम ये है कि v1 और v2 दोनों भी अननोन है। एक इक्वेशन में अगर दो अननोन होंगे तो हम लोग उसको मालूम नहीं कर सकते। एक इक्वेशन में एक ही अननोन होना चाहिए। तो आप एक काम करो, आप एक काम ये करो कि आप एक काम करके ये जो हमारे पास v2 है उसको v1 बना दो। अरे सर ऐसा कैसा बना सकते हैं, बताता हूँ मैं। v2 को v1 कैसा बना सकते हैं, आप ये माइनस v1 को उधर लेकर आइए, तो माइनस v1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस v1। मतलब पहले से हमारे पास क्या है, u1 माइनस u2 है। हाँ है सर, u1 माइनस u2। ये माइनस v1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस v1। तो u1 माइनस u2 प्लस v1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, v2। मतलब अगर हम चाहे तो v2 की प्लेस पे ये लिख सकते। और अच्छी बात ये है कि u1 और u2 पहले से पता है, हमको मालूम करना है v1। मतलब पूरी इक्वेशन में खाली v1 अकेला अननोन हो जाएगा। अगर पूरी इक्वेशन में v1 अकेला अननोन है तो हम लोग उसको आसानी से मालूम कर सकते। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2, और v2 की प्लेस पे आएगा u1 माइनस u2 प्लस v1, और साथ में कौन है बच्चों, ये तो v2 है। ये जो हम पूरा लिखिए क्या है, v2 है, माइनस u2 का माइनस u2, वो तो वैसे ही रहेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये m1 का m1 हो जाएगा बच्चों, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 का m2 हो जाएगा। u1 तो u1 है भाई, प्लस v1 का प्लस v1। सर इसको भूल गए आप, नहीं भूला मैं, गौर से देखिए। u2 और u2 कितने मरतबा है, 2 मरतबा है, वो भी माइनस के साथ। तो माइनस u2 विल गिव यू माइनस 2u2। ठीक है, आपका टारगेट क्या था, v1 मालूम करना। तो v1 वालों को एक जगह कर लीजिए। कैसा करना पड़ेगा, पहले m से मल्टीप्लाई कर लो इन लोगों को अंदर, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू ये हो जाएगा m2 u1 प्लस m2 v1, और ये हो जाएगा माइनस 2 m2
U2। आपका टारगेट क्या था, V1 वालों को एक जगह करना। तो आप एक काम करो, माइनस से M1 V1 को उधर भिजा दीजिए तो वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिर्फ V1 मिलेगा। M2 V1 रखेंगे हम लोग और इसको इधर लेकर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस M1 V1। यहाँ पर पहले से कौन है बच्चों, पहले से M1 U1 है, मगर वो सेट सिर्फ V1 वाले रहेंगे और बाकी जितने भी लोग हैं इन सबको इधर लेकर आइए। तो ये जो M2 U1 है इसको भी इधर लेके आइए तो वो हो जाएगा माइनस M2 U1। ये तो पहले से माइनस में है, उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम इसको लिखेंगे प्लस 2 M2 U2। शायद देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी बट एडजस्ट करिए प्लीज़। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, V1 को कॉमन निकालेंगे। तो V1 अगर कॉमन निकल जाएगा बच्चों तो क्या बच जाएगा, M2 प्लस M1। और यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखोगे तो आप U1 को कॉमन निकाल सकते हो तो क्या बच जाएगा, M1 माइनस M2। और यहाँ पर इन्हें जैसा का वैसा 2M2 U2। हमको V1 मालूम करना था तो अब ये इसको पूरे को इधर लेकर आइए। सर ये प्लस में है, नहीं बेटा, V1 के साथ ये पूरा कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ जब हम इक्वल के वो साइड भेजते हैं तो डिवाइड में आ जाती है। डिवाइड में कैसा आ जाएगी, U1 का U1 हो जाएगा, M1 माइनस M2 रहेगा और ये पूरा इधर आके क्या हो जाएगा, M2 प्लस M1 नीचे आ जाएगा ब्रैकेट वाला, और ऊपर कौन है भाई, 2M2 U2 है और नीचे आ जाएगा M2 प्लस M1। क्योंकि हम जब इसको भेजेंगे तो वो सिर्फ इसके नीचे नहीं बल्कि इसके नीचे आएगा, होल डिवाइडेड विथ M2 प्लस M1 हो जाता है। इक्वल टू क्या आ गया भाई, V1 आ गया। सो वी हैव फाइंड द V1 वैल्यू। बड़ी ही सिंपल था। चाहे तो हम लोग इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते बट हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहे थे ताकि आपको ये चीज़ें कोलिजन के बेसिक से लेके आंसर के एंड तक सब समझ में आए। आगे देखिए, V1 तो हमको मालूम हो गया, अब मसला है V2 का। मतलब अब इस इक्वेशन में सिर्फ V2 होना चाहिए, V1 नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी जो हम V1 मालूम करे थे ना उसको सब्स्टिट्यूट करके भी आंसर लाते हैं और वो बहुत लंबा हो जाता। उससे बेटर ये है कि आप जो तरीक़ा V1 मालूम करने के लिए इस्तेमाल करे थे वही तरीक़ा आप V2 मालूम करने के लिए भी करिए। मतलब ये है कि अब इस इक्वेशन में आप V1 इक्वल टू लिखिए। V1 इक्वल टू मतलब आप एक काम करिए, V1 को उधर भेजिए और ये दोनों को इधर लाइए। मतलब माइनस V1 उधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस V1। तो V1 इक्वल टू, अच्छा देखिए, V1 उधर जाके प्लस हो गया और यहाँ पर V2 पहले से ही है, और ये जब दोनों उधर आएंगे तो U1 हो जाएगा माइनस में और U2 हो जाएगा प्लस में। मतलब V1 की जगह पे हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और हम लिखेंगे भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, M1 U1। बच्चों यहाँ पर माइनस है, हाँ सर माइनस है, तो एक ब्रैकेट ओपन करके डालिए, क्योंकि V1 के साथ जितने लोग हैं उन सबके लिए माइनस है वो। तो मतलब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग और वैल्यू क्या है बच्चों, V2 है माइनस U1 है और प्लस U2 है। ठीक है, तो ये हम लोग डाल दिया और ये ब्रैकेट क्लोज। तो हमने दो ब्रैकेट खोले थे यहाँ पर, एक ब्रैकेट हम लोग ये माइनस से बचने के लिए खोले थे और ये M1 वाली ब्रैकेट तो बड़ी वाली है ही, तो इसीलिए लास्ट में दो ब्रैकेट डाले हम लोग। इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, इक्वल टू आ गया V2 माइनस U2। ठीक है, अब उसके बाद M1 का हम लोग M1 लिखेंगे, U1 की जगह पे U1 हो गया। अब ये माइनस से तीनों को मल्टीप्लाई करो क्योंकि सबके साथ है ना वो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस V2 माइनस इंटू माइनस प्लस U1 प्लस इंटू माइनस माइनस U2 बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया सर। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर है M2 इंटू V2 माइनस U2। अब गौर से देखो, ये U1 और ये U1 कितने बार है, दो बार है, तो हम इसको लिखेंगे M1 2 टाइम्स ऑफ U1 माइनस V2 माइनस U2। सर U1 कहाँ गया, अरे वो U1 2 U1 हो गया ना, और क्यों लिखोगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2 V2 माइनस U2। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, इस M1 से अंदर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2M1 U1 माइनस M1 V2 माइनस M1 U2 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस M2 U2। क्या मालूम करना है सर, V2 मालूम करना है, V1 तो पहले ही मालूम हो गया। तो एक काम करो, V2 वालों को एक जगह रखो। मतलब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है सर M2 V2, अच्छी बात है, रहने दो इसको यहीं पर। ये माइनस वाले को उधर लेकर आओ तो हो जाएगा प्लस M1 V2, क्योंकि हमको पूरे V2 वाले एक जगह चाहिए। और यहाँ पर कौन है सर, यहाँ पर है 2M1 U1। ठीक है, ये तो चला गया वहाँ पर। यहाँ पर कौन बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस M1 U2। ये माइनस M2 U2 को उधर लेकर आओ ताकि ये हो जाए प्लस M2 U2। अब आपको V2 मालूम करना है तो यहाँ से V2 कॉमन लीजिए, तो V2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा भाई, M2 प्लस M1।
और यहाँ पर 2m1u1 का 2m1u1, भाई यहाँ पर u2 कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। तो एक काम करो, प्लस u2 कॉमन लो। अगर आप प्लस u2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस m1 बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस m2। ठीक है, थोड़ी सी इक्वेशन ऊपर नीचे होगी, एडजस्ट करिए प्लीज़। तो हमको v2 मालूम करना था, इसको इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 2m1u1 बाई m2 प्लस m1। हाँ सर बराबर है। और इसको ज़रा देखिए, प्लस का प्लस, u2 को हम लोग u2 ही लिखेंगे, और इसको क्या ऐसा लिख सकते, m2 को पहले कर लो, माइनस m1 को बाद में कर लो। मैं आपको बोला था कि साइन सिंबल के लेफ्ट साइड में रहता, तो यहाँ पर भी माइनस m1 है, अगर इसको ऐसा लिखूंगा तो भी इसके लेफ्ट साइड में माइनस ही है, m2 प्लस में होना चाहिए, उसके लेफ्ट साइड में प्लस ही है, तो लिख सकते हैं m2 माइनस m1। और बाई में क्या आ जाएगा भाई, बाई में आ जाएगा m2 प्लस m1 विच इज इक्वल्स टू v2। तो इस तरह से हमको v1 और v2 दो भी मालूम हो गए। कोलिजन के क्वेश्चन में v1 और v2 अगर आप मालूम करके दे दोगे तो ये आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। हम लोग डिस्क्रिप्शन में जो है इसके नोट्स डाल दिए। इतना लंबा एक्सप्लेन करने का रीज़न एक ही था, ताकि आपको हर बात इसके अंदर अच्छे से समझ में आए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नीट के क्लासेस में कोलिजन हम लोग एकदम वास्ट केसेस में पढ़ेंगे, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल या ऑब्लिक के केसेस, बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। मगर फिर से बोल दूँ मैं, जब हम नीट का भी पढ़ेंगे ना, तब भी इस इक्वेशन को हम याद नहीं करेंगे। इस इक्वेशन को याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को देखा मैं जो रट मारते रहते, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली आप बोर्ड एग्जाम में इसको डेराइव करना है, वो भी हम आपको सिखा दिए कैसा करना है बोल के, तो डेराइव करो और भूल जाओ ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। हार्मोनिक मोशन, अगला सवाल आपको ऐसा पूछता हूँ कि शो दैट द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक एंड डेवलप द थ्योरी, या फिर डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बोल के। बहुत ही आसान सवाल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए कोई भी मोशन के पास, किसी भी मोशन के पास 3 कंडीशंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या? पहले याद रखिए आप लोग, अगर आप इस तरह से एक थ्रेड या फिर एक तागा या एक स्ट्रिंग के साथ आप लोग जो है एक बॉल, ठीक है, एक मेटालिक बॉल को अगर आप अटैच कर दोगे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक है? तो सिंपल हार्मोनिक के लिए जैसा बोला मैं 3 कंडीशंस होते हैं। पहली कंडीशन ये है बच्चों कि द मोशन मस्ट बी अ टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, इधर उधर हटना है, टू एंड फ्रो। और वो भी कैसा हटना मालूम? पीरियोडिकली, पीरियोडिक रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक सेट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम्स के लिए वो मोशन रिपीट होना चाहिए। मतलब कुछ एक स्पेसिफाइड वक्त के बाद वो मोशन रिपीट होना चाहिए। हर 2 सेकंड के बाद बॉल को इधर आना चाहिए, उन्हें कहीं भी जाने दो, मगर हर 2 सेकंड के बाद इधर आया, हर 2 सेकंड के बाद इधर आया। तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट पर्टिकुलर मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो टू एंड फ्रो होना चाहिए, वो भी कैसा होना चाहिए? पीरियोडिक। इधर उधर जाना, मगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर इधर आ जाना, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इधर जाना, पीरियोडिक। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों कि द एक्सेलरेशन इन दैट मोशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि जितना तुम बॉल को आगे बढ़ाओगे, जितना तुम उसका डिस्प्लेसमेंट करोगे, उतना ज़्यादा तेज़ी से उन्हें इधर साइड जाता है ना। अगर मान लो मैं पहले केस में यहाँ से छोड़ दिया और दूसरे केस में इतनी दूर से छोड़ा, तो ज़्यादा स्पीड से कौन से वाले केस में जाता? सेकंड वाले केस में। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। हाँ, वही तो बोल रहे हैं आपको, द डिस्प्लेसमेंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा, बट दिस टू विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट इधर करोगे तो एक्सेलरेशन किस साइड आएगा? उस साइड आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव सिंबल। दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। इसके बाद है बच्चों कि जो हमको एक्सेलरेशन आया, दैट एक्सेलरेशन, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको ऐसे अपन, ठीक है, एक्सेलरेशन शुड बी टूवर्ड्स, किसकी तरफ होना चाहिए? टूवर्ड्स मीन पॉइंट। मेन पॉइंट किसको बोलते हैं भाई? वो भी सुन लीजिए आप लोग। मेन पॉइंट मतलब अगर मैं किसी सिंपल पेंडुलम को लूँ
और छोड़ दूँ तो उन्हें ऐसे ऐसे मूव करता। तो ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसी को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट या मीन पॉइंट, ऐसे 1000 नाम है, ठीक है। तो ये है मीन पॉइंट। तो एक्सेलरेशन कई को आता मालूम, ताकि बॉल कहाँ पर आ जाए, मीन पॉइंट पे आ जाए। मतलब आप यहाँ से छोड़े उसको, इसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप होता, और डेवलप कैसे होता, उन्हें बोलता एक्सेलरेशन। कह रहे इधर चल इधर चल इधर चल, तो बॉल भाग के इधर आता। जब तक यहाँ पर आ गया मीन पॉइंट तक, तब तक एक्सेलरेशन लगते रहता। जैसा यहाँ पर आ गया तो एक्सेलरेशन लगना बंद हो जाता। मगर बॉडी के इनर्शिया की वजह से बॉडी फिर उधर चले आती, फिर एक्सेलरेशन क्या बोलता, अरे चल उधर चल उधर चल उधर चल, फिर बॉल इधर भाग के इधर आता, मगर फिर बॉडी के इनर्शिया की तरफ से इधर चले आता। बोलने का मतलब ये है, द एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शुड बी टूवर्ड्स मीन पॉइंट। तो अपन इसको अगर तीनों को मिला के बोले, इफ एन ऑब्जेक्ट मेक अ टू एंड फ्रो मोशन and whose acceleration is directly proportional to displacement, and acceleration and displacement are opposite to each other, and whose acceleration is towards mean point, ठीक है, and then that particular object is making simple harmonic motion। तो बहरहाल सिंपल हार्मोनिक मोशन जब अगर आप साबित कर दो, आप डेफिनेशन बोल दो, तो आपको फिर सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक है बोल के साबित करना पड़ता। कैसा करेंगे हम लोग वो ज़रा देखिए बच्चों। सिंपल पेंडुलम को देखिए, हमारे साबित करना है कि सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक है बोल के। तो हम कैसा करेंगे, आप इस सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा हटाइए। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया, तो आपको बोर्ड पे कितने पेंडुलम दिख रहे, 2? नहीं भाई, एक ही है। इसी वाले बंदे को मैं थोड़ा सा इधर हटाया, ठीक है। तो कितना एंगल बन गया यहाँ पर, मान लीजिए कुछ एंगल बन गया थीटा। अच्छे से सुनो। इसके बाद आप लोगों को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखती, नीचे mg। सोच के बोलो, ये पेंडुलम वापस इधर साइड कहीं को आता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींचती ना। मगर पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं खींचती बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पार्ट उसको इधर खींचता, एक पार्ट खाली बस, ठीक है। तो आप ज़रा गौर से देखिए, वर्टिकल और ये स्लाइड दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो सिमिलरली वर्टिकल और ये स्लाइड वाला हिस्सा है ना, हाँ, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में सिखाए थे कि जिस साइड के साथ थीटा आता है उसके साथ लग जाता है कॉस, तो mg cos थीटा। और इधर साइड क्या आएगा बच्चों, इधर साइड आएगा mg sin थीटा। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये बॉल वापस क्यों आ रहा, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा। आपको ये बोलना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के एक कंपोनेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स के एक हिस्सा, कौन सा हिस्सा, mg sin थीटा। mg sin थीटा की वजह से ये बॉल इधर साइड आ जा रहा। तो सर mg cos थीटा कहाँ जा रहा, ये mg cos थीटा, ये जो वायर के अंदर टेंशन रहता बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो टेंशन को बैलेंस कर रहा। बोलना ये चाह रहा हूँ कि द टेंशन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। और जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉल या फिर ये बॉब वापस इधर आ रहा, उसको हम बोलेंगे mg sin थीटा। तो F इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों, mg sin थीटा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। दिस इज अ फोर्स ड्यू टू विच द बॉल इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पर माइनस रखेंगे। क्यों माइनस रखेंगे सर, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम एंगल बढ़ाओगे, एंगल जितना ज़्यादा बढ़ाओगे फोर्स उतनी ज़्यादा आती। अगर आप एंगल बढ़ा रहे हो उधर और आपको फोर्स आ रही है इधर, तो ये F और ये थीटा दोनों अपोजिट है, इसीलिए क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा। बच्चों इसमें और एक चीज़ ये है कि आपको न्यूटन से सेकंड लॉ पता है। वी नो दैट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, वी नो दैट द F इज इक्वल्स टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन से सेकंड लॉ। तो F की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ma इक्वल टू यहाँ पर क्या है जी बच्चों, माइनस mg sin थीटा। इस तरह से आपका ये m और m कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल्स टू आ गया माइनस g sin थीटा। बच्चों दूसरी बात इसमें यह है कि आपको ये एंगल ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। क्यों सर, हिस्सा क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिंपल मोशन है इसका हल ना एक स्ट्रेट लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में। अगर आप मान लो उसको दूर से छोड़ोगे तो इन्हें कैसा आता है, यूं करके आता है, कर्व बनाता है ना। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कर्व बने, मैं क्या चाह रहा हूँ, एकदम लाइन बने।
तो लाइन बनने के लिए आपको उसको उठा के ज़्यादा दूर नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत कम डिस्टेंस पे छोड़ना चाहिए, जिससे कि एक छोटी सी लाइन बन जाए। तो हम लोग ये मान रहे हैं कि हियर थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, हियर थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और आपको ये हम सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में ही कि अगर थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग साइन थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली थीटा, साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। मतलब हम लोग ये करने वाले हैं कि a इज इक्वल्स टू माइनस जी थीटा लिखने वाले हैं। जैसा मैं कई मरतबा बोला बच्चों को कि फिजिक्स पढ़ने से पहले आप ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में परफेक्ट रहिए। और ये वीडियो, ये इनके ऊपर भी हम लोग हमारे वीडियोज़ है, आप लोग उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको सब्जेक्ट में और ग्रिप आए। बहरहाल a इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, माइनस जी थीटा आ गया। अब मैं ज़रा इस थीटा के बारे में कुछ बात करूं। इस थीटा को हम बोलते हैं बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगेन फिर वही बात करूंगा मैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, और ये बोले थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है S/R, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई रेडियस, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। बहुत सारे चीज़ों में हमने उसको एक्सप्लेन किया था, आप लोग प्लीज़ उसको देखिए। तो थीटा इक्वल टू क्या है भाई, S/R। S मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो लाइन बनाया था उन्हें वो, तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो कितना आगे गया, मान लो x आगे आ गया, तो हम लोग क्या मानना चाह रहे हैं कि S इज इक्वल्स टू कितना है, x, कुछ एक डिस्टेंस आगे गया। और ये R क्या है, तो ज़रा मैं इसके बारे में आपको बोलूँ, रेडियस के बारे में ज़रा अच्छे से सुनिए। अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को ज़रा दूर से छोड़ूं, इमेजिन करो अगर इन्हें एक सर्कुलर मोशन बना दे, दूर से छोड़ दूं तो इन्हें तेज़ी से आता, ऐसा गोल घूमता, ठीक है। तो गोल घुमा मतलब इन्हें एक सर्किल बना दिया, ठीक है। अच्छे से सुनिए, इस सर्किल में अगर आप गौर से देखोगे तो इस सर्किल का रेडियस वही होगा जो इस बॉब का लेंथ है, जो इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ है वही रेडियस होगा, है ना। देखो ना, अगर ये इस तरह से हम इसको छोड़ेंगे, ये गोल गोल घूमेगा तो ऐसा दूर जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ रहेगा सिंपल पेंडुलम का, यही लेंथ क्या रहेगा, रेडियस। इसीलिए हम आर की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, एल लिखेंगे। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा माइनस जी, और थीटा हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ x/L। कई बुकों में लिखे हुआ है थीटा इज इक्वल्स टू x/L, मगर रीज़न भी तो मालूम होना चाहिए, इस तरह से रट के ज़्यादा फायदा नहीं होता। बहरहाल थीटा इक्वल टू x/L आ गया, हाँ सर आ गया। अब इसके बाद ज़रा सुनिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू माइनस g/L इंटू एक्स। कैसे, माइनस का माइनस, g ऊपर है, हाँ ऊपर है, x ऊपर है, हाँ ऊपर है, l नीचे है, हाँ l नीचे है। थोड़ा सा हम इसको ऐसा जमा के लिखे। क्यों सर, क्यों जमा के लिखे, क्या रीज़न था, रीज़न सुनिए। g को हम बोलते बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कांस्टेंट है। और दूसरी बात, आप बॉब को कहीं से भी छोड़ो, क्या इसका लेंथ बदल जाता, ऐसा होता कि आप यहाँ से छोड़े तो एकदम छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं होता। मतलब g/L क्या है, कांस्टेंट। आपको हम ये सिखाए थे कि जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो अपन लोग क्या करते बच्चों, हम लोग इक्वल लिख के कोई एक कांस्टेंट लिखते। तो वैसे हम उल्टा भी तो कर सकते। उल्टा मतलब क्या, आप कांस्टेंट और इक्वल को हटा के प्रोपोर्शनल लिख सकते। हाँ सर कर सकते, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि आप क्या कर सकते हो, आप लोग a लिख के ये कांस्टेंट और इक्वल को हटा दे के प्रोपोर्शनल डाल सकते हो। किसको किसको हटा दिए, कांस्टेंट, g/L तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और इक्वल को हटा के प्रोपोर्शनल डाल दिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस, और ये क्या आ गया, x। अरे ये इक्वेशन तो हम वहाँ देखे थे ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो हम सिंपल पेंडुलम को यूज करके सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लेकर आए। इसका मतलब ये है कि योर सिंपल पेंडुलम इज मेकिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कितना आसान था, आप बस थोड़ा सा डेरिवेशन करें सिंपल पेंडुलम को लेके और आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आ गई। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसका टाइम पीरियड। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन थी a इज प्रोपोर्शनल टू -x बोल के। हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में देखने वाले हैं कि ये प्रोपोर्शनल को हटा के वो लोग असल में क्या लिखते मालूम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओमेगा स्क्वायर लिखते। और हमको एक इक्वेशन आई थी थोड़ी देर पहले सिंपल पेंडुलम की, ये किसकी है बच्चों, ये इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन क्या आई हमको, a इज इक्वल्स टू
जी बाई एल इंटू एक्स। तो अब और से देखो, ए की जगह पे ए है, हाँ है, माइनस की जगह पे माइनस है, हाँ है, एक्स की जगह पे एक्स है, हाँ है। इसका मतलब ये है कि योर ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू जी बाई एल। बाई कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन वी गॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल। हमको क्या चाहिए? टाइम पीरियड। तो पहले आप एक काम करो, ये स्क्वायर को उधर भेजा दो, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाता बच्चों अंडर रूट जी बाई एल। ठीक है, इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपको ये सेम ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस में एक्सप्लेन करा था। ओमेगा इज नथिंग बट योर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मगर हमको कौन सा टाइम चाहिए? टाइम पीरियड। अब बात करेंगे इसके ऊपर। टाइम पीरियड मतलब उसको बोलते, उस टाइम को बोलते जिसमें एक ऑसिलेशन होता, जिसमें एक ऑसिलेशन होता। सर नहीं समझ में आया। मतलब अगर आप सिंपल पेंडुलम को लो, यहां से छोड़ो, तो इन्हें यहां से जाके वापस उसी जगह पे आने के लिए जितना भी टाइम लेता, उसी टाइम को अपन क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। जहां से छोड़े अगर वहां पर वापस आ गया तो एक ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन के लिए जितना भी टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए सिंपल पेंडुलम जितना भी टाइम लेता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छी बात है सर। तो उससे क्या हो गया? इससे ये हो गया बच्चों कि आपको इधर देखना है, टाइम पीरियड को अपन जनरली कैपिटल टी बोल के डालते। तो सर ये टीटा क्या है? ऐसा बोला मैं, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सर एक ऑसिलेशन में टीटा क्या रहता? मैं आपको बोलता हूँ, देखो अच्छे से सुनो। इसको पकड़ो और छोड़ दो, इन्हें ऐसे जाएगा वापस आएगा तो एक ऑसिलेशन होगा, हाँ बराबर है। इसको यहीं से छोड़ो, इन्हें यहाँ पर गया। अब जो ने वापस आके जो बनाया ना ये इस तरह का एक हिस्सा, इस हिस्से को आप ऐसे पकड़ो और उल्टा कर दो। मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ मैं कि इन्हें पहले यहाँ से शुरू करा, ऐसा गया, हाँ सर। अब जब मैंने वापस आके रास्ता बनाने वाला है तो आप उसी रास्ते को उठा के ऐसा लगा दो। सर ये तो पूरा सर्किल बना दिया। हाँ, एक टाइम पीरियड का डेफिनेशन ऐसा भी बोलते हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक रोटेशन या एक ऑसिलेशन के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम पीरियड बोलते हैं। एक रोटेशन या एक ऑसिलेशन के लिए जो भी टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और एक रोटेशन या एक ऑसिलेशन में टोटल एंगल कितना रहता है? 360। 360 को हम क्या बोलते हैं? 2 पाई। मतलब ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई टी। तो यहां पर हम लिख देंगे बच्चों 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई एल। आपका टारगेट क्या है? टी मालूम करना। तो आप इस इक्वेशन को उल्टा कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा बच्चों टी बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट उल्टा हो जाएगा, अंदर भी है तो उल्टा हो जाएगा, तो एक आ जाएगा एल बाई जी। आपको टी चाहिए, ये 2 पाई डिवीजन में है, उसको उधर भेज दीजिए, वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो यू विल गेट टी इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। सो दिस इज योर टाइम पीरियड। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है, व्हाट इज सेकेंड पेंडुलम बोल के। सेकेंड पेंडुलम या टिक्स पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पेंडुलम जो अपने एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड लेता है। सिंपल पेंडुलम विच टेक्स 2 सेकेंड्स फॉर वन ऑसिलेशन, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। ऐसे पेंडुलम को हम टिक्स पेंडुलम या सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंडुलम है और इसको घड़ियाँ बनाने के ऐसे इस्तेमाल करते, बट कभी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, इतना काफ़ी है इसके लिए। चलिए अगला सवाल है बच्चों, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, शो दैट द मोशन ऑफ अ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। टफ दिखा क्वेश्चन? नहीं, बड़ा इजी है। सुनो, उन्हें बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा करते मालूम? सर्कुलर मोशन कर रहा करते। क्या लिखा हुआ है देखिए, शो दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट उन्हें क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन कर रहा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही, ऐसा नहीं जा रहा उन्हें कभी तेज कभी हल्लू नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसका एंगुलर वेलोसिटी
उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसा है बच्चों, उसका एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो सर इन्हें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा, आप तो हेडिंग बनाए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कैसा हो गया? तो इन्हें क्या बोल रहा मालूम? अच्छा सुनो, क्वेश्चन को समझो। इन्हें ये नहीं बोल रहा कि ये ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा, नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, मगर ये ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं? मान लो ये ऑब्जेक्ट पहले इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर, 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 ठीक है। तो प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं बच्चों कि आपको क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट का साया उतारना है या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे, आपकी मर्जी। मैं एक्स पे डाल रहा हूँ, कई सारे बुक्स में वाई पे भी है, चलता। तो आपको साया मतलब एक परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस के ऊपर। प्रोजेक्शन कम्स फ्रॉम परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन डालना है एक्स पे। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो? आप नोटिस ये कर रहे हो कि जब जब मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस में थोड़ा आगे जा रहा है। पहले इधर था, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, कंटिन्यूसली आगे ही जा रहा, ठीक है। तो ये आगे जा रहा है। अब इसके बाद जब इन्हें इधर आया था, उन्हें तो सर्कुलर मोशन कर रहा ऑब्जेक्ट। अब अगर आप एक्स एक्सिस पे डालोगे प्रोजेक्शन फिर से एक मर्तबा, अब ये प्रोजेक्शन क्या होगा बच्चों? अब ये प्रोजेक्शन पहले इधर साइड आया था, अब उन्हें इधर साइड जा रहा, फिर जब इन्हें इधर आएगा तो फिर प्रोजेक्शन उधर जाएगा, फिर प्रोजेक्शन इधर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि द पार्टिकल या फिर ये ऑब्जेक्ट इज नॉट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल या प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑब्जेक्ट तो गोल गोल घूम रहा, मगर ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन कभी इधर जा रहा, कभी उधर आ रहा, कभी इधर जा रहा, कभी उधर आ रहा, ठीक है। तो हमको यही साबित करना है कि ये प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा बोल के। अब आप बोलोगे सर वो तो साबित हो गया, नहीं, मैथमेटिकली साबित करना पड़ेगा। मैथमेटिकली साबित करने के लिए आपको हम बोले थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 कंडीशन से। पहली कंडीशन बोला था मैं आपको कि वो टू एंड फ्रो होना चाहिए, हाँ है। और मैं आपको बोला था एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू -x, और मैं आपको बोला था एक्सेलरेशन शुड बी टुवर्ड्स मीन पॉइंट। ये 3 कंडीशन आपको दिए थे हम, ठीक है, टुवर्ड्स विच पॉइंट? मीन पॉइंट। तो अगर हम ये इक्वेशन लाके दे दें किसी तरह से तो हम साबित कर देंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे भाई? बड़ा सिंपल है, देखिए आप लोग। इसी डायग्राम को फिर एक बार बनाएंगे, मगर इस बार अच्छा वाला बनाएंगे, ठीक है। नहीं सर आप कभी भी अच्छा नहीं बनाते, मालूम है मेरे को, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए पहले ही ऑब्जेक्ट इधर था पॉइंट पी पे, अब इन्हें इधर आ गया, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर लिया, कहाँ पर आ गया? पी डैश पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे भाई? आर बोलेंगे, रेडियस बोलते हैं ना। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा भाई? आर ही होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया, हाँ एंगल बनाया। हम आपको लास्ट टाइम भी समझाए थे कि जब एक कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो वो 2 तरह के डिस्प्लेसमेंट करता है। एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लाइन वाइज आगे जाता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है आप उसको एक्स या वाई कुछ भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कि हम उसको क्या बोल रहे हैं भाई? एक्स बोल रहे हैं। इसका आप साइन लीजिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा जैसा आप जानते हो कि साइन थीटा होता है अपोजिट बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। अपोजिट बाई हाइपोटेनियस इसका मतलब ये है कि अपोजिट में है एक्स, हाँ सर, और हाइपोटेनियस में कौन है भाई? आर है। अगर आप आर को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। अब मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बच्चों। सर्कुलर मोशन में क्या ये पार्टिकल आर से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर सकता है? नहीं सर, कितना भी बोलिए तो आर पे चलता हूँ। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को वेव्स की लैंग्वेज में एम्पलीट्यूड बोलते। क्या बोलते भाई? एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब ये है कि हम चाह रहे हैं कि आर की जगह पे क्या लिखे? ए लिखे। हाँ लिख सकते, क्योंकि रेडियस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो आर की जगह पे ए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो हम लोग अगर इस टी को उधर भेज दें तो ओमेगा टी इक्वल टू टीटा हो जाएगा। मतलब अगर हम चाहें तो साइन टीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओमेगा टी।
इसको बोलते हैं बच्चों इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, कोई एक इक्वेशन। सर इक्वेशन आ गया, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हमारा टारगेट क्या है, एक्सेलरेशन से बात करना। तो एक्सेलरेशन आएगा कैसे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा d/dt किसका भाई, x का, और यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन d/dt किसका भाई, a sin ओमेगा t का। जैसा हम कई बार बोल दिए, ट्रिग्नोमेट्री एंड डिफरेंशिएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी है। क्या रेडियस बदलता है, एम्पलीट्यूड क्या है, रेडियस ही तो है। क्या सर्कुलर मोशन में रेडियस बदलता है, सर नहीं बदलेगा, तो उसको बाहर निकाल लो आप। तो बाहर निकालो तो अंदर कौन बच गया भाई, अंदर बच गया d/dt ऑफ साइन ओमेगा t। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा v = a cos ओमेगा t। मगर आप किसके हिसाब से कर रहे हो, t के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर रहे हो, मगर अंदर कौन है, ओमेगा t। तो अगर अंदर t नहीं है, कोई और भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर वालों को भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसको चेन रूल बोलते हैं, हम आपको डिफरेंशिएशन के चैप्टर में एक्सप्लेन कर भी दिए। तो चेन रूल में क्या होगा भाई, जो अंदर रहेगा उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसके बाद ये होगा, हम ये डायग्राम को मिटा देंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कि v = हाँ सर a का a, हाँ सर cos ओमेगा t, राइट। भाई ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, एज वी सेड एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी को ही तो हम ओमेगा बोलते हैं। तो अगर वो कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, हाँ बाहर निकाल दीजिए, ओमेगा बाहर आ गया। तो अंदर कौन फंस गया, d/dt ऑफ t। t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, d/dx ऑफ x इज 1, तो ये तो 1 हो गया। तो v = क्या आ गया, a, और ये ओमेगा इसको आगे चिपक गया, और कौन बच गया भाई, cos ओमेगा t। आपको वेलोसिटी चाहिए थी, नहीं, आपको एक्सेलरेशन चाहिए था। तो आप फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू आप टाइम करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dt ऑफ v = d/dt ऑफ a ओमेगा cos ओमेगा t। जैसा आप जानते हो कि a कुछ और नहीं बल्कि r ही है, तो वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ओमेगा भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये a बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, तो अंदर कौन फंस गया भाई, अंदर फंस गया cos ओमेगा t। ठीक है, और आपको पता होगा शायद कि cos का डिफरेंशिएशन बच्चों, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा t। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रहता, मगर फिर वही बात कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मगर cos के अंदर खाली t नहीं है, ओमेगा t है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, d/dt ऑफ ओमेगा t भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो d/dt ऑफ ओमेगा t करोगे आप, तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको रब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, इस इक्वेशन से हमको काम है तो इतना काफ़ी है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। तो a = a आ गया और ओमेगा आ गया, और साथ में माइनस को हम बाहर रख दिए, और कौन है भाई, और है साइन ओमेगा t। और d/dt ऑफ ओमेगा t करोगे आप तो ओमेगा बाहर निकल जाता, हाँ सर ओमेगा बाहर निकल जाता, और अंदर कौन बच जाते, d/dt ऑफ खाली t। और टाइम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है भाई, 1 होता है। तो a = माइनस का माइनस, ये एक ओमेगा और ये एक ओमेगा, टोटल हो गया ओमेगा स्क्वायर। ये कौन है, a, हाँ है, ये कौन है, साइन ओमेगा t। सर इसको भी लिखो, अरे ये तो 1 हो गया ना, d/dt ऑफ t क्या हो गया, 1 हो गया, उसको तो छोड़ दो आप। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, a = माइनस ओमेगा स्क्वायर का माइनस ओमेगा स्क्वायर। गौर से देखो कि a साइन ओमेगा t किसके इक्वल है, x के। यहाँ पर क्या आ गया, x। बच्चों ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या है, कांस्टेंट। और मैं आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि कांस्टेंट और इक्वल को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल। तो कांस्टेंट और इक्वल को हटा दो और उसकी जगह पे लिख दो प्रोपोर्शनल, माइनस का माइनस, एक्स का एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले प्रोजेक्शन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन
सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। बिकॉज हम लोग ये इक्वेशन कहाँ से लेके आए थे, वो गोल डाल के लेके आए थे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूफ कर दिए। तो यहीं पर आपका ये आंसर ख़त्म होता है।